दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि हम अपनी कोई ऐसी लैंड, चाहे वो हमारा मकान हो, दुकान हो या कोई फार्म हाउस हो या हमारी खेती वाली ज़मीन हो, उस पर अगर कोई ऐसा झगड़ा है जो कोई थर्ड पर्सन जिसका ना कोई अधिकार है, ना कोई वास्ता है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए है या वो कह रहा है कि ये जगह हमारी है या पड़ोसी है वो कह रहा है कि आपकी जगह में हमारी भी जगह आती है, आपको कोई निर्माण नहीं करने दे रहा है, आपको परेशान करता है, बार-बार 107, 116 की कार्रवाई कराता है, जगह-जगह एप्लीकेशन देता है, तो और वो आपकी संपत्ति को हड़पना चाहता है या छीन लेना चाहता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करें? दोस्तों लोग पूरा वीडियो नहीं देखते और कमेंट्स करके पूछने लगते हैं कि सर इसमें हमारा ऐसा है, इसमें क्या किया जाए? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखा करें। मेरा वीडियो बड़ा क्रिटिकल होता है और मैं इजी तरीके से सारी बात बताता हूं, क्योंकि प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं और एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि बहुत लोगों को बताने से अच्छा एक वीडियो बना दें जिसको बहुत सारे लोग देख करके उससे लाभान्वित हो जाएं। दोस्तों एक धारा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में, धारा 38 वो ये कहती है कि अगर आप किसी संपत्ति पर आपका अधिकार है, आपके पास प्रलेख मौजूद हैं, जैसे आपका मकान है, नगर निगम में दर्ज है, वो मकान आपने खरीदा था, उसका बैनामा मौजूद है, आप उस पर हाउस टैक्स दे रहे हैं, आपका बिजली का कनेक्शन है, माने लैंड भी आपकी है और मकान भी आपका है जो प्रमाणित है, तो आप उसकी बाकायदे फोटो खींचिए, फोटोग्राफ बनाइए, अपने बिजली का बिल और जो भी हाउस टैक्स की आप रसीदें दे रहे हैं उसकी मूल रजिस्ट्री, ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी लगा दी जाके वहां। न्यायालय को बहुत सारे लोग समझते हैं जैसे नहीं कोई दुकान होती है, चले गए और कुछ सामान खरीद लिया और चले आए। न्यायालय का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां लोग न्याय के लिए जाते हैं और जहां न्याय के लिए जाया जाता है उन पर शक नहीं किया जाता। वैसे भी वहां व्यक्ति ही बैठते हैं, आपका नुकसान कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है, इसमें पूर्ण श्रद्धा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ जाता हूं और जो जैसा होता है उसको वैसा ही चश्मा दिखाई देता है। तो दोस्तों आप ये सारी डॉक्यूमेंट लेकर के किसी अच्छे वकील साहब से एक दावा लिखवाइए, शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति हेतु वाद, अर्थात स्थायी निषेधाज्ञावाद। स्थायी निषेधाज्ञावाद का मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जमीन है, आपका मकान है, उस मकान में आप रह रहे हैं, लगातार जो भी एक मालिक को करना चाहिए उस मालिक की हैसियत में है, तो न्यायालय 3 चीजें देखता है, ओनली 3 थिंग्स देखी जाती हैं स्टे देते समय, और स्टे का भी मैं इसी वीडियो में समझा दूंगा ताकि बहुत सारे लोग स्टे के संबंध में अभी भ्रमित हैं। स्टे क्या होता है, दोनों लोगों को हो जाएगा, उसमें हम कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों 3 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले प्रथम दृष्टया वाद, कि जो आप मुकदमा लाए हैं क्या वो मुकदमा प्राइमा फेसाई आपके पक्ष में है। तो उसमें क्या होता है, अगर संपत्ति आपकी है और वो संपत्ति आपकी जेन्युइन है, जेन्युइन का मतलब वास्तविक, जैसे आपने किसी व्यक्ति से बैनामा कराया, वो बैनामा आपके पास मौजूद है, उस बैनामे के बाद आपका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया, वो म्यूटेशन रिकॉर्ड मौजूद है, वर्तमान में आपका नाम खतौनी में चला आ रहा है, ये भी मौजूद है, तो इसका मतलब हुआ कि प्राइमा फेसाई वो संपत्ति आपकी ही है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि प्रथम दृष्टया वाद, तो ये प्रथम दृष्टया वाद आपका साबित हो जाएगा क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं। दूसरा, अगर वही एग्रीकल्चरल लैंड है, तो दोस्तों लोग करते क्या है कि खेती है, खेती की जमीन है, आपने खेती खरीदी होगी, आपके पिता ने, बाबा ने, या वो पैतृक है, 2 ही स्टेटस हो सकते हैं। तो अगर खरीदी है तो उसको बैनामा होगा, और अगर वो पैतृक है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पिताजी बाबा का नाम पिछले राजस्व अभिलेखों में दर्ज होगा, जो 1941 का बंदोबस्त है, 1904 का बंदोबस्त है और चकबंदी के बंदोबस्त हैं। तो उनकी आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं कोर्ट को बताने के लिए। और जब आप डॉक्यूमेंट कम देंगे, कोर्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, तो कोर्ट आपको ये बताएगा नहीं कि और लाइए, वो आपका काम रोक देगा, उसी जगह आपको स्टे नहीं देगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रथम दृष्टया वाद साबित करें। एग्रीकल्चरल लैंड के मामले में आप वर्तमान की खतौनी और पीछे आपका जो रिकॉर्ड है उसको लाइए, और खेती करने में आप बताइए क्या क्या होता है। जिसके पास खेत है वो लगान अदा करते हैं, सिंचाई देते हैं,
फसलें बोते हैं, फसलें बोने के लिए बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, फिर उस फसल को मंडी समिति में बेचते हैं। तो इन सब चीजों का रिकॉर्ड होता है। मंडी समिति में बेचने के बिल्स होते हैं, पर्चे मिलते हैं 6R 9R। इसके अलावा आपके खाते में पेमेंट आया होता है, आपके पास किसान बही होती है, आपने जो खाद खरीदी है उसके बिल होते हैं, जो बीज खरीदा है उसके बिल होते हैं, आप लगान जमा करते हैं, उसकी सिंचाई जमा करते हैं। अगर आप नलकूप से सिंचाई करा रहे हैं तो नलकूप का कनेक्शन आपका है, उसका बिल देते हैं। ये सारे पेपर्स आप लगा करके कोर्ट में जाइए, जहां पर आपके इसके अलावा एक खसरा होता है। खसरे में ये होता है कि आप 6-6 महीने में कौन सी फसल बो रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इन सब पेपर्स के साथ जाएंगे तो आपका प्रथम दृष्टया वाद साबित हो जाएगा। फिर इसके बाद होता है सुविधा का संतुलन। जब प्रथम दृष्टया वाद आपका साबित होगा तो आप कब्जे में भी होंगे। जब आपका नाम वहां चढ़ा हुआ है, आप फसल बो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड है, फसल काट रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप कब्जा तो आप ही का है। तो जब आप बताएंगे कि हम कब्जे में हैं और फसलें जोत बो रहे हैं या मकान है तो उसमें रह रहे हैं, तो ये सुविधा का संतुलन, मानी ये बैलेंस हो गया कि सुविधा आपको है, एक संतुलन बन गया है कि अगर आपको वहां से हटा दिया जाएगा तो सुविधा हमारे पक्ष में नहीं रहेगी। इसको इक्विटी साम्या भी बोलते हैं। तो सुविधा का संतुलन आपके पक्ष में है, ये साबित हो जाता है। फिर ये कहा जाता है इरिपेरेबल लॉस, माने अपरिमित क्षति। आपको ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी पूर्ति मुद्रा में नहीं हो सकती। जैसे आपकी जमीन चली गई या और किसी ने जोत ली या मकान गिर गया या और कोई समस्या हो गई और इसके बाद फिर आपको भले ही वो दे दिया जाए और आपको चाहे जितना कंपनसेशन दे दिया जाए तो वो बात नहीं होगी। तो कहा जाता है कि अगर प्रतिवादी गण को ऐसे ऐसे काम से न रोका गया तो हमें अपरिमित क्षति होगी जिसकी मुद्रा में पूर्ति संभव नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, जब आप इस 3 कंडीशन फॉलो करते हैं और आप ये दावा लाते हैं तो न्यायालय की ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उस व्यक्ति का कोई हक, अधिकार, वास्ता, संबंध, सरोकार, नाता नहीं है उस प्रॉपर्टी से, तो उनको वो दौरान सुनवाई बाद रोक दें। फिर उनको बुलाया जाता है कि आप बताइए कैसे इंटरफियर कर रहे हैं, आप गुंडे हैं या भूमाफिया हैं, क्या किस तरीके से राइट आपका उस प्रॉपर्टी में बन रहा है। तो फिर जो भी व्यक्ति है वो आता है, बताता है, अपनी आगे प्रक्रिया चलती है, उसको आप स्पीडली निपटवा सकते हैं। तो दोस्तों, कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, आपकी संपत्ति पर आपको गुंडागर्दी से, भूमाफिया के आधार पर आपका चकबंदी हुआ हो, ना हुआ हो, आपकी किसी भी प्रकार की कैसी भी लैंड हो, आप इस हेड में दावा ला सकते हैं। और अगर किसी ने कोई कब्जा कर लिया है थोड़ी बहुत जगह में, तो भी आप उसमें, मुझे लगता है ये ना लिखें कि उसने कब्जा कर लिया है, आप ही लिखें कब्जा करने के लिए प्रयत्नशील है। इसके बाद आप उसकी मौके पर लोकल कमिश्नर से जांच करवा लें और पत्रावली पर रिकॉर्ड आ जाएगा, स्टे करा लें और स्टे के बाद में डिक्री करा लें। डिक्री होने के बाद उनको रोक ही दिया जाएगा कि वो इस तरीके से ना करें। अगर उनका कोई फर्जी बैनामा है, फर्जी वसीयत है, वो लेकर के आते हैं तो उसको तत्काल कैंसिलेशन पे ले आइए, नया दावा ले आइए, या उसी में अमेंडमेंट करके काउंटर क्लेम, उसी को अमेंडमेंट कर दीजिए दावे को, या चूंकि नया काज आप एक्शन होगा कि अब आपको जानकारी हुई है तो नया दावा ले आइए। तो दोस्तों, इस तरीके से सिविल के मुकदमों में या सिविल के जो भी ऐसे मामले हैं, लोग कहते हैं दीवानी मुकदमा बहुत लंबा चलेगा, ये आपके ऊपर है, आप जैसी पैरवी करेंगे, जितना अच्छा, जितनी इजी तरीके से उसको निपटाना चाहेंगे आपका निपट जाएगा। और निपटते हैं, बहुत सारे मुकदमे हैं जो निपटे हैं, रोज निपटते हैं, रोज स्टे होते हैं, रोज जजमेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अगर ऐसा मामला है तो परमानेंट इंजंक्शन या स्टे का जो वाद है वो आप ले आइए, स्टे करा लीजिए। और स्टे कराने के बाद आपको नहीं रोका गया, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसमें हैं ही, आप कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, बाकी उसकी साफ सफाई कराना, उसमें नियमित रहना, तो आप स्थायी हो जाएंगे। जल्दी से अपनी डिग्री करा लें, आगे बात बढ़ जाएगी। और छोटे मोटे काम के लिए आप कोर्ट से प्रेयर करके उसकी अनुमति भी ले सकते हैं, बता करके हमें ये काम करना, ये बहुत जरूरी है, इससे हमारी, जैसे कोई दीवार है मान लीजिए क्षतिग्रस्त है, आप उसमें रह रहे हैं, तो आप कोर्ट की परमिशन से स्टे होने के बावजूद भी उस दीवार को नया बनाने का ऑर्डर ले सकते हैं, क्योंकि इससे खतरा है कि कभी भी कोई पेड़ है जर्जर स्थिति में है, कोई बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है, तो गिराए जाने का आदेश ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सिविल मुकदमों से बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई ऐसा मामला है जिसमें प्राइमा फेसाई मामला बनता है तो आप इसी आधार पर बात आगे चला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।